आज हम लोग एस.के. झा के बुक से कोशिका विभाजन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसका आंसर होगा सी, मेटाफेज। दूसरा प्रश्न है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण मियोसिस द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न है, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। इसका आंसर होगा सी, एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है। चौथा प्रश्न है, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है। इसका आंसर होगा सी, एनाफेज अवस्था सबसे छोटी अवस्था होती है। पांचवा प्रश्न है, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है। इसका आंसर होगा सी, एनाफेज अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। छठा प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसका आंसर होगा दो। अगला प्रश्न सातवां, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसका आंसर होगा जनन कोशिकाओं में होता है। आठवां प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है तो मियोसिस में होती है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। इसका सही आंसर होगा सी, प्रोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। 10वां प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या है। इसका आंसर होगा ए, बराबर हो जाती है। 11वां प्रश्न है, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है। इसका आंसर होगा डी, सेंट्रोमियर नाम है। 12वां प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसका आंसर होगा सी, मेटाफेज। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए में ऑप्शन है अर्धसूत्रण 2 चरण में होता है। बी में ऑप्शन है अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र संख्या दोगुनी हो जाती है। सी में ऑप्शन है अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशिका के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। डी में ऑप्शन है जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्म के उत्पाद के लिए होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। 14 प्रश्न है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। इसका सही आंसर होगा ए, 44 गुणसूत्र प्लस XX। 15 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 42 में 21 जोड़ियाँ ऑटोसोम होते हैं और 4 में से 2 जोड़ियाँ लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। बी में ऑप्शन है डीएनए अणु 2 सर्पिल की तरह दोहरी पेचीदार संरचना बनाने वाली 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेसाओं से बना है। सी में ऑप्शन है जेनेटिक्स को जेडी वाटसन ने 1906 में परिभाषित किया था। डी में ऑप्शन है मेंडल का पहला वैज्ञानिक था जिसने 1886 में जीन को विरासत के रूप में देखा था। इसका सही आंसर होगा बी, डीएनए अणु को सर्पिल की तरह एक दोहरी पेचीदार संरचना बनाने वाले 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेसा से होती हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। परीक्षा के दृष्टि से हम लोग एनसीईआरटी को क्वेश्चन को देखते हैं। पहला पॉइंट है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट है, समसूत्री विभाजन के खोज किसने किया था। इसका आंसर होगा वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था। न अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं। इसका आंसर होगा इस अवस्था में बनते हैं। अगला पॉइंट है, कैंसर किस कारण से होता है। तो सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। अगला पॉइंट है, शरीर में घाव का भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम होता है। इसका आंसर होगा समसूत्री विभाजन का। अगला प्रश्न है, जाइगोट में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। तो इसका आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला पॉइंट है, जीवों की संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर होगा प्रजनन। अगला पॉइंट है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था। तो इसका आंसर होगा बीजमैन डोलोफ्रेज दूसरा। अगला पॉइंट है,
मियोसिस दूसरा में किसका पृथक्करण होता है? तो अर्धसूत्री गुणसूत्रों का होता है। अगला पॉइंट है मियोसिस दूसरा में किसका पृथक्करण होता है? तो अर्धगुणसूत्रों का होता है। अगला पॉइंट है विनिमय किस अवस्था में होता है? तो पैक्टिन अवस्था में विनिमय होता है। अगला पॉइंट है, चलिए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग। सबसे सरल तरीके से कोशिका विभाजन होता है तो असूत्री विभाजन में सबसे सरल तरीका से होता है। अगला पॉइंट है सबसे जटिल तरीका से कोशिका विभाजन किस में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में सबसे जटिल प्रक्रिया से होता है। अगला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है तो इसका आंसर होगा असूत्री विभाजन द्वारा होता है। अगला पॉइंट है कायिक कोशिका में होता है असूत्री विभाजन द्वारा होता है। अगला पॉइंट है कोशिका विभाजन में सबसे कम समय लगता है। कोशिका विभाजन में सबसे कम समय लगता है तो असूत्री विभाजन में लगता है। अगला पॉइंट है कोशिका विभाजन में सबसे अधिक समय लगता है तो इसका आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन में सबसे अधिक लगता है। अगला पॉइंट है शरीर के किसी भाग में कटने, फटने या चोट, घाव आदि के समय नष्ट हुए कोशिकाओं की जगह नई कोशिका के निर्माण होता है, उससे समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। कोशिका विभाजन कहते किसको है? तो मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है। असूत्री विभाजन द्वारा होता है, दूसरा समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। असूत्री विभाजन को देखते हैं, यह प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, जैसे जीवाणु, नीलहरे शैवाल, यूग्लिना, प्रोटोजोआ में असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन यह कायिक कोशिका में होता है, इसकी खोज वाल्थर फ्लेमी ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन यह जनन कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्थर फ्लेमी ने 1882 में किया था। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। इसे मातृ कोशिका 2 भागों में बढ़ जाता है। मातृ कोशिका पुत्री कोशिका 2 पुत्री कोशिका में बढ़ जाता है। डॉटर सेल, पुत्री कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। इस विभाजन में 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला केंद्रिका विभाजन, दूसरा कोशिका द्रव विभाजन। समसूत्री विभाजन कुल 5 चरणों में संपन्न होता है। पहला होता है अंतरावस्था में संपन्न होता है, दूसरा पूर्वावस्था में, तीसरा मध्यावस्था में, चौथा पश्चावस्था में, पांचवा अंत्यावस्था में। अंतरावस्था में पहले देखते हैं। पहला में अंतरावस्था कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। पूर्वावस्था में कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है और समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है पूर्वावस्था। मध्यावस्था सबसे बीच वाली अवस्था है, जो समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है, मध्यावस्था। इन 5 चरणों से पूर्ण हो जाने के बाद नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। अब देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। सर्वप्रथम खोज किया था अर्धसूत्री विभाजन का फार्मर एवं मूरे ने 1905 में। इस जनन कोशिका लैंगिक कोशिका कहते हैं। इसमें कोशिका के विभाजन 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका 4 भागों में बढ़ जाती है। मातृ कोशिका देखिए, आप लोग देखें 4 भागों में बटा हुआ है। जनक कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में पूर्ण होता है। चलिए एसके झा का कोशिका विभाजन, एसके झा के बुक से देख लेते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन जिस प्रक्रिया से नई कोशिका का निर्माण होता है उसे कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में बिरचाओ ने देखा था। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन यह विभाजन सामान्यतः अविकसित प्रोकैरियोटिक जीव में होता है। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में इसमें किया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज 1905 ईस्वी में फार्मर एवं मूरे ने किया था। असूत्री विभाजन में यह विभाजन जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु आदि में होता है और समसूत्री विभाजन एक कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन यह विभाजन के केंद्र में और कोशिका द्रव में 2 बार विभाजन के परिणाम स्वरूप आधे गुणसूत्र वाली 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। असूत्री विभाजन में इस प्रक्रिया में मातृ कोशिका में केंद्रक या कोशिका द्रव में संकुचन के परिणाम स्वरूप 2 पुत्री कोशिका में का निर्माण होता है। और समसूत्री विभाजन में इस प्रक्रिया में एक मातृ कोशिका से 2 समान गुणसूत्र वाली पुत्री कोशिका का निर्माण होता है।
अर्धसूत्री विभाजन में यह विभाजन केवल लिंगी जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में इसके विभाजन केवल जनन कोशिका के निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया 5 अवस्था में पूर्ण होती है। पहला अंतरावस्था या विरामावस्था, इसमें होता है यह अवस्था विभाजन के पूर्व की अवस्था है या अत्यधिक क्रियाशील अवस्था होती है। इस अवस्था को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला जीवन फेज, पोस्ट मेयोटिक गैप फेज। इस अवस्था में आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। इस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है, जिसके फलस्वरूप यह मात्रा में दोगुना हो जाता है। G2 फेज में डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, किंतु आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इंटरफेज में क्रोमेटिन जाल आकुंडलित एवं पतला होता है, जो सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। दूसरा है प्रोफेज। कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज से होती है। इसमें क्रोमेटिन जाल छोटे और मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं। क्रोमोसोम को 2 अर्ध भागों में बांट जाता है और दोनों भाग एक बिंदु से जुड़े होते हैं। इस बिंदु को सेंट्रोमर कहते हैं। पूरी संरचना क्रोमेटिड कहलाती है। इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका गायब हो जाती है और तुर्क धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। तीसरा अवस्था है मध्य अवस्था। इस अवस्था में तुर्क धागे का निर्माण हो जाता है और इस पर क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमर द्वारा धागे के बीच में आकर जुड़ जाता है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। चौथा है एनाफेज अवस्था। यह अवस्था सबसे छोटी अवस्था है। विभाजन से 2 से 3 मिनट समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में सेंट्रोमर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड सेंट्रोम के विभाजन के कारण अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र अब दोनों ध्रुवों की ओर चलता है एनाफेज अवस्था में। पांचवा अवस्था है टेलोफेज अवस्था। यह अवस्था प्रोफेज की उल्टी है। इसमें केंद्रक और केंद्रिका स्पष्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। अगला पॉइंट, इस प्रकार का केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। स्पाइडल फाइबर नष्ट हो जाता है। समसूत्री विभाजन को हम लोग 2 भागों में बांटे थे। पहला भाग हम लोग पढ़ लिए। दूसरा भाग है साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस के बारे में हम लोग जानते हैं। केंद्रक के विभाजन के बाद संकोचन द्वारा कोशिका का विभाजन हो जाता है, उसे साइटोकिनेसिस कहा जाता है। इस प्रकार मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है साइटोकिनेसिस में। पौधों में साइटोकिनेसिस की प्रक्रिया सेल प्लेट द्वारा होती है। समसूत्री विभाजन के महत्व को देखते हैं। जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। इस विभाजन के द्वारा शरीर की मरम्मत होती है तथा घाव भर जाता है। अगला पॉइंट है मियोसिस। प्रथम में गुणसूत्रों का ह्रास होता है। इस विभाजन की प्रमुख निम्नलिखित प्रवस्था होती है। ए में मियोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज अवस्था को निम्न उप अवस्था में बांटा गया है। लिप्टोटीन। इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल कुंडित और लंबे होते हैं। क्रोमोसोम धागे के रूप में दिखाई देता है। इसमें क्रोमेटिड्स विभाजित नहीं होता है। अगला है जाइगोटीन। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें वाइबिलेंट कहते हैं। पैक्टिन। इसमें गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र को क्रोमेटिड अलग अलग दिखाई देते हैं, उन्हें चतुष्टक कहते हैं। इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है पैक्टिन में। इस घटना के कारण जीनों का विनिमय होता है।